हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल दिवस के बारे में। जी हाँ, जैसा आप लोग को पता है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, हम लोग के सबसे प्यारे जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्मदिन है 14 नवंबर को हम लोग पूरे देश में बाल दिवस के रूप में, द चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे आज़ादी में और आज़ादी के बाद नेहरू जी की क्या एकॉम्प्लिशमेंट थी, उनकी क्या अचीवमेंट थी और उन्होंने क्या किया हमारे कंट्री के लिए। तो इस पार्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपको पता होगा कि कल 14 नवंबर था और हमने पूरे इंडिया में बच्चों में एक अवेयरनेस जगाने की कोशिश की कि उनके अधिकार के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में और उनके वेलफेयर के बारे में, ताकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनके जीवन को बेहतर बनाने में काम आएगा। और ये सारी चीज़ें हम बाल दिवस मतलब चिल्ड्रंस डे जो हम लोग एनुअली सेलिब्रेट करते हैं ऑन 14 नवंबर, उस दिन किया। क्योंकि चाचा नेहरू, जिसे हम लोग प्यार से बुलाते हैं पंडित नेहरू को, वो बच्चों से ज़्यादा फैसिनेटेड थे। उनका मानना था कि हमारे देश में जो है ना एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे बच्चे खुला होकर के सोचे, उन्हें ऐसा फील आए कि वो भी जो है ना कंट्री में एक तरीके का पार्टिसिपेशन निभाते हैं हर एक टाइम पे। तो इन सब चीज़ के लिए हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। अब नेहरू जी और बच्चों के बीच में कुछ यहाँ पे आप देखोगे कि को रिलेशन, जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 1889 में हुआ था और 1964 में इनकी डेथ हो गई, वॉज नोन टू हैव बीन फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रेन। मतलब बच्चों में वो एकदम घिरे रहते थे, ऐसा लगता था। और इसीलिए बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू या अंकल नेहरू भी बुलाते थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बच्चों के वेलफेयर के लिए एक फोकस्ड, कॉन्स्टेंटली जो है ना अटेंशन हमेशा से नेहरू जी को ऐसा लगता था कि होना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, और इस कारण से नेहरू जी ने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना की 1955 में आज़ादी के बाद, जिसमें बच्चों को क्या किया जाता था, रिप्रेजेंट किया जाता था। बच्चे वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं कि उनका क्या योगदान है कंट्री में। ठीक है, बट बिफोर हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। अब हम बात करते हैं कि नेहरू जी की रोल फ्रीडम स्ट्रगल में क्या थी। तो देखिए, अगस्त 29 की बात है 1928 में, जब वो ऑल पार्टी कांग्रेस को अटेंड कर रहे थे, उनकी मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, और वो सिग्नेटरीज थे नेहरू रिपोर्ट में। ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म रिपोर्ट था, जिसको तैयार किसने किया था, तो याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू जी, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उन्होंने तैयार किया था। और ये मोतीलाल नेहरू जी एक बहुत बड़े लॉयर हुआ करते थे। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू जी की नहीं लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं, तो इनके पिताजी जो मोतीलाल नेहरू थे वो लिखे हुए हैं। ठीक है, और इनके सिग्नेटरीज, एक मेंबर्स आपको जवाहरलाल नेहरू भी थे। इसी पार्टिकुलर रिपोर्ट के आधार पे 1929 में प्रेसिडेंट बना दिया गया आपको पंडित नेहरू को, लाहौर सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का होने वाला था वहाँ पे। और उसी लाहौर सेशन में पहली बार भारत के लोगों ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में गोल रखा कि हम पूर्णतः आज़ादी चाहिए, हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए हमें। ठीक है, तो 1929 के लाहौर सेशन में नेहरू जी ने कंप्लीट स्वराज की मांग की। फिर अगस्त 7, 1942 को पंडित नेहरू मूव्ड किए एक हिस्टोरिक क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, जो गांधी जी के एक तरह से आत्मा की आवाज़ थी एक तरीके से। कहाँ पे, तो ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन जो बॉम्बे में हो रहा था। और जब वो जेल से रिलीज हुए आज़ादी से पहले 1945 में, तो वो लीगल डिफेंडर बने इंडियन नेशनल आर्मी, जो एक तरीके से INA ऑफिसर्स हुआ करते थे, जिनको एक तरीके से आप बोल सकते हैं अंग्रेज ने ट्रेजन के रूप में चार्ज कर रखा था। उनके लिए इन्होंने एक तरीके लॉयर बन करके डिफेंस के फॉर्म में खड़ा हुआ। और उनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं, जो लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये 1929 में लिखा गया था। एन ऑटोबायोग्राफी 1936 में लिखा गया था। और सबसे फेमस द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में, जब वो क्विट इंडिया के दौरान, क्विट इंडिया जो आंदोलन हुआ था उस टाइम पे, जब ये जेल में बंद थे, तो वहाँ पे इन्होंने लिखा द डिस्कवरी ऑफ द इंडिया 1946 में। अब आज़ादी के बाद
जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद गांधी जी, तो मान लीजिए उनका 1948 में निधन हो गया, तो गांधी जी के ये बहुत क्लोज थे तो इनको प्रधानमंत्री उनके कहने पर बना दिया गया। इवन बहुत सारे मेंबर लोग सरदार पटेल जी को चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये एज अ प्राइम मिनिस्टर भारत के लिए क्या किए, तो देखिए इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में ये पहले प्रधानमंत्री बने और ये 16 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लगभग 3 बार। अंडर नेहरू लीडरशिप कांग्रेस इमर्ज हुआ एज अ कैच ऑफ ऑल पार्टी। जैसे अभी आप बोल सकते हो ना कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में जो है, एक तरीके से बोल सकते हैं आप, बीजेपी की एक ऑल पार्टी, एक ही पार्टी हर जगह दिखेगी आपको। उसी तरीके से ऐसा समय था कांग्रेस का उस टाइम पे, ठीक है, कि वो पूरे देश में एकदम कांग्रेस हो रहा था, ठीक है। तो वो डोमिनेट था, इवन नेशनल में तो था ही, स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में भी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे। और वो खुद लोकसभा इलेक्शंस कांग्रेस को जितवाए थे 1951 में, 1957 में और 1962 में, और तीनों टाइम वो प्रधानमंत्री रहे थे। और एक बहुत बड़े विजनर थे, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म। चाहे आप देख लो एजुकेशन में आईआईटी, आईआईएम, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल एम्स की स्थापना की थी उन्हीं के टाइम पे। हालांकि इसके पीछे हो सकता है बहुत सारे ब्रेन हो, बट अल्टीमेटली एज अ प्राइम मिनिस्टर आपको ही मतलब इन सारी चीज़ों पे अल्टीमेटली आपका ही एक तरीके से बोल सकते हैं राय होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना उस टाइम पे एक तरीके से आप बोलिए जो कहीं ना कहीं भारत को फ्यूचर में अभी आकर के उसकी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। एम्स का इतना बड़ा योगदान है हेल्थ सेक्टर में, जो हमारी आईआईएम्स है, इनके बच्चे कहाँ कहाँ आईआईटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को अभी कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और इसलिए नेहरू जी को पूरे भारत देश के लोगों ने प्यार से आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बुलाते हैं, जिन्होंने डेमोक्रेसी इन इंडिया और जो एथनिक सिविल वॉर हुआ करता था, जिसको अंग्रेज एक तरह से प्रेम्प्ट करके चल रहे थे कि ऐसा तो होना ही है क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उस टाइम पे भाईचारा, प्यार, एक तरीके से बोल सकते लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों से दूर हट करके नेहरू जी ने भारत को चलाने की कोशिश की। और अल्टीमेटली आज इसीलिए हम लोग एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होते हुए हमारी संविधान अभी तक प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन है? नेहरू जी। वो खुद फॉरेन मिनिस्ट्री संभालते थे एंड ही हैज़ अ प्लेड की रोल इन द नेशनल अलाइंग मूवमेंट। आपको पता होगा कि इसे हम तीसरी ध्रुव भी कहते थे उस टाइम पे, क्योंकि 2 वर्ल्ड वॉर में एक रसिया हुआ करता था कोल्ड वॉर के टाइम पे, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब भारत की आज़ादी हुई, और दूसरी तरफ अमेरिका। इस दोनों से न मिल करके नेहरू जी और कुछ उस टाइम पे आसियान कंट्री के लीडर ने मिल करके क्या कहा कि भाई हम दोनों किसी भी ध्रुव में नहीं रहेंगे, किसी भी एक्सिस में नहीं रहेंगे, हम अपनी एक अलग सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसको बोला गया नॉन अलाइंग मूवमेंट। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। हालांकि अब तो थोड़ी आप बोल सकते हैं 2 पोल हो गई, एक चाइना सेंट्रिक कंट्रीज और एक नॉन चाइना जो यूएसए सेंट्रिक है। बट अभी भी जो है लड़ाई झगड़ा से दूर ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंट छवि बना हुआ। तो ये एक ग्रुप ऑफ नेशंस थे जिन्होंने बोला कि भाई हम जो है ना, जो 2 मेन आइडियोलॉजिकल ब्लॉक था उस टाइम पे यूएसए रसिया 1950 में, उससे हम जुड़ने वाले नहीं हैं। तो ये लेगेसी है इतने बड़े लीडरशिप की। हालांकि ये बहुत कम भी हो सकता है, लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं, बट हम लोगों ने फैक्ट्स के फॉर्म में यहाँ पे नेहरू जी को जानने की कोशिश की। तो अगेन आप लोगों को बिलेटेड चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।